टेरर, सनातन टेरर के नाम से एक कहानी शुरू की जाए। वो संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। पर कि मालेगांव मामले में मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक शामिल रहे। यही वोट बैंक दिखाता है कि भाई साहब आप अब तक क्या करते आ रहे थे, कि इनकी दूरदर्शिता कितनी खतरनाक है। पर क्या दबाव बनाया गया, वो भले ही मोहन भागवत को लेकर हो, वो भले ही योगी आदित्यनाथ को लेकर हो, कि भविष्य में संघ ही कुछ कर सकता है, इसलिए उठाने की तैयारी। हमारी देश की जो संस्कृति है, जो सनातन है, उसी से हमारा देश है। स्थापित करना था कि सेफरन टेरर यानी भगवा टेरर भी होता है। पीएफआई जिसका ये उद्देश्य था कि 2047 तक हमें भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। इस देश में सत्ता में बैठे लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं, जब आप ये सुनेंगे तो शायद माथा पीट लेंगे। वो देश जो है ही सनातन के बल पर, जिसमें सनातन का झंडा बुलंद होना चाहिए, उस देश में, इसी देश में रहने वाले नेताओं ने, सत्ता में बैठे नेताओं ने, जिस बात का कहीं कोई लेना देना नहीं, वहां लोगों ने यह चाहा कि हिंदू टेरर, सनातन टेरर के नाम से एक कहानी शुरू की जाए। आपको पता होगा मालेगांव ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे, सबको एनआईए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, वो चाहे कर्नल पुरोहित हो या फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। लेकिन क्या आपको पता है कि मालेगांव केस में एटीएस ऑफिसर जिसका नाम है महबूब मुजव्वर, उस पर तत्कालीन एटीएस के बड़े अफसर, उस समय महाराष्ट्र सरकार के बड़े पॉलिटिकल लोगों का क्या दबाव था? दबाव यह था राहुल भाई कि जाके मोहन भागवत को उठाओ, जाके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करो। और आप ये समझो, वो खुद एटीएस का अफसर बता रहा मोहम्मद मुजव्वर कि उसको ये बताया गया कि, क्योंकि वो तो कह रहा था कि इसमें तो कोई लेना देना है नहीं, आप मुझसे क्यों कह रहे हो? तो उसको कहा गया कि जब तक आप मोहन भागवत को नहीं उठाओगे तो ये हिंदू टेरर वाली बात एस्टेब्लिश कैसे हो? आप उनको उठा लो, खबर तो सब जगह चले जाएगा कि ये देखिए भगवा आतंकवाद, और उसके बाद इस देश में आसानी से उस कहानी को आगे बढ़ाई जा सकती थी। आप ये समझो कि एक दौर में गुजरात के चीफ मिनिस्टर को सीबीआई की पूछताछ में 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बिठा कर रखा जाता था। इस देश में आज जो लोग एजेंसियों को न्यायोचित काम करने की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार की कठपुतली है, उन लोगों ने इस देश की एजेंसियों का कैसा इस्तेमाल किया है। और मुस्लिम ऑफिसर किस लिए? मुस्लिम ऑफिसर इसीलिए कि एक मैसेज दिया जाए कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। और देखिए, एक बहादुर अफसर ने एक बड़े आदमी को जाकर के पकड़ लिया। ये हम नहीं कह रहे, ये वही एटीएस का अफसर कह रहा है। अब जब एनआईए ने तमाम मामलों में सबको बरी कर दिया है, तो मुझे लगता है कि उस एटीएस अफसर को एक बार आपको सुनना चाहिए, फिर हम लोग बात करते हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे, उनका आदेश था। और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है, और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी? मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया।
फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे ये एटीएस के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में या रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। कहानी केवल मोहन भागवत तक नहीं है। एक चश्मदीद ने, उस पर एटीएस ने यह दबाव बनाया कि जाके तुम उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम लो, और उससे कहा गया कि गवाही दो योगी आदित्यनाथ के नाम पर कि मालेगांव मामले में मोहन भागवत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक शामिल रहे। तो सवाल है, इस देश में वो दौर भी था कि हिंदुत्व के जो बड़े चेहरे थे, हिंदुत्व के झंडाबदार कह लें या हिंदुत्व की राजनीति के जो नायक रहे, उनको बहुत जल्दी निपटाने की और उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई। राहुल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश भाई आप। और देखिए, ये वही लोग हैं जो आज भी जब कावड़ यात्रा चलती है तो कावड़ियों की तुलना आतंकियों से करते हैं। एक सीधी सी बात ये समझने की जरूरत है, मोहन भागवत को कहा गया कि उनको उठाइए क्योंकि वो सर संघचालक की भूमिका में थे, इसलिए उनको बोला गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो उस समय एक सांसद थे, गोरखपुर से वो सांसद, लेकिन उनकी भूमिका इस तरह से रही जिस तरीके से वो हिंदुत्व की बात करते थे। और आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं का राज चलता था, दंगाइयों का ये राज चलता था, और उसको बिगाड़ने वाले केवल योगी आदित्यनाथ वो खुद चल पड़े थे। एक कहानी किस्सा ऐसा है कि उन्होंने बीजेपी की भी नहीं मानी थी, वो निकल पड़े थे कि इन माफियाओं का अंत मैं करके रहूंगा, आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो उभरता हुआ एक हिंदूवादी चेहरा थे, इसलिए उनको टारगेट करने की तैयारी। और ये भी ना कि ऊपर से नीचे तक भगवे में है, खुद महंत रहे, इसीलिए देखो सब ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से बड़े और हिंदूवादी चेहरे नहीं थे देश में, उस समय भी लोग थे। नरेंद्र मोदी रहे गुजरात में, अमित शाह रहे, बाकी के और भी लोग होंगे अलग अलग जगहों पर। योगी आदित्यनाथ क्यों? क्योंकि एक आदमी जो सांसद है वो ऊपर से नीचे तक भगवा चोले में। मोहन भागवत क्यों? क्योंकि आरएसएस जैसी संगठन के चीफ हैं। सब सिंबॉलिक है। मैंने फिर आपसे कहा कि सिंबॉलिक प्रतीकों का बड़ा महत्व है। एक योगी आदित्यनाथ युवा सांसद रहे होंगे, उस समय 15 साल छोटे ही थे, आज के दौर में अगर चले जाएं 15-16 साल पहले की बात है। उस समय उनको उठाने की बात बस इसीलिए कि एस्टेब्लिश किया जाए। जिस समय जब मुंबई का ब्लास्ट हुआ और कसाब कलावा बांधकर इसलिए आया कि भाई यहाँ पर बैठे लोग कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद। आज दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, और दिग्विजय सिंह के बयान से लेकर पुस्तक विमोचन तक की तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी कि मुंबई आतंकवादी हमले में जो है संघ और हिंदू आतंकवाद का हाथ। इस पर बात करने के लिए जब कल हमारे देश के नेता विपक्ष पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, ये सवाल पूछा, वो बच के निकल लिए। प्रियंका गांधी ने उनके कान में कुछ कहा और वो वहां से बच करके निकल लिए। यहां से ये पता चलता है कि देखिए, राहुल गांधी उस समय बच्चे तो नहीं थे भाई। जो इंसान भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कैबिनेट के प्रस्ताव को फाड़ सकता है, वो उसके अंदर अच्छी खासी सूझबूझ होगी भाई। पार्टी में लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, वो खुद चाहते थे, वो देखिए नहीं बन पाए, वो एक अलग बात है। जब उनके पास में मौका था वो नहीं बन पाए, लेकिन सत्ता में तो वही लोग थे। अब जब सत्ता में कोई और है, और जो अब सत्ता में है वो संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भाई, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नहीं होती ऐसी कोई चीज। कोई दुनिया में कहीं कोई ऐसा कहानी नहीं है कि आप किसी एक धर्म हिंदुओं को लेकर के या सनातन को जोड़ के कह दें जी आतंकवाद है। जोड़ने के लिए लोगों ने बहुत तरह की कहानी इसी देश में अभी ही कहते हैं। कहीं कोई घटना हो जाएगी, कांवड़ की घटना में कहीं कोई मारपीट हो गई, झड़प हो गया, लोग उसको आतंकवादी कह देते हैं। एग्जैक्टली। अभी आपने देखा होगा पहलगाम जब वो नरसंहार हुआ था, उसमें जिनकी जान गई उसमें एक मुस्लिम युवक भी था, कश्मीरी। लेकिन क्योंकि प्रथम दृष्टया जो खबर सामने आई वो ये आई कि धर्म पूछकर मारा गया। हाँ, और यही सच पूछा ही गया। हाँ, पूछा गया। लेकिन वो जो एक युवक जो मारा गया उसको लेकर के आपने देखा एक बड़े वर्ग ने कितनी तकड़ी मुहिम चलाई। और उसी वर्ग में एक और तस्वीर आई कि झूले पर बैठा आदमी धीरे से ऐसे धक्का दे रहा है और पीछे जब फायरिंग की आवाज आ रही है उसको पता है कि फायरिंग हो रही है, वो टूरिस्ट को नहीं बोल रहा और पीछे अपना धार्मिक नारा और जो भी कहानी है वो कर रहा है। तो इससे बचने अभी भी आपने देखा कि प्रियंका गांधी, तमाम इंडियंस मरे, भारतीय मरे, बिल्कुल भारतीय थे, लेकिन वो मरे इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थे। वहां एक और आदमी था, आपने सुना होगा, जिसने कह दिया अपनी मुस्लिम पहचान उसने बता दी जी।
और उसको छोड़ दिया लोगों ने। तो ये कहानी, अरे भाई सच बोलने में इतना बुरा क्यों लगता है? जिन लोगों का कहीं कोई मामला नहीं, केवल मामले को एस्टेब्लिश करने के लिए, अच्छा मोहन भागवत को उठा लो, किसको कह रहे हो? मुस्लिम अफसर को। आज वही मुस्लिम अफसर ये बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले को फैब्रिकेट करने की कोशिश थी, और पूरे मामले को एक, जिसमें जो लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम आतंकवाद एग्जिस्ट करता है, उसके सामने सेफ्रॉन टेरर की बात करने की कोशिश की गई थी और मजबूती से इसको चलाने की कोशिश की गई थी, पूरा प्रोपेगेंडा। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है वो आज से तो नहीं चल रहा है, आजादी के बाद से लेकर के अभी तक हम ये देख रहे हैं। अभी एनसीईआरटी की किताबों में जो चेंजेस हो रहे हैं, किसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ? ये बार बार ऐसी खबरें जो सामने आती हैं और जो उनके बचाव में उतरते हैं। अभी देखिए, मैंने नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लिया, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनसे भी सवाल पूछे गए, वो भी बच के निकल लिए। उन्होंने ये कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भाई मैंने खबर ये पढ़ी नहीं है, मुझे इतना ज्ञान है नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये बोल करके वो निकल लिए। यहां आप समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना, वो सपा मुखिया की जो धर्मपत्नी है डिंपल यादव जी, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी निकला अखिलेश यादव जी। वोट बैंक कितना जरूरी है, यही वोट बैंक दिखाता है कि भाई साहब आप अब तक क्या करते आ रहे थे। देखिए, 2014 से पहले तस्वीरें अलग थी। ये कहानी जो है ये 2014 से पहले की है, लेकिन क्योंकि अब वो आरोपी बरी हो चुके हैं, अब उनके साथ जो आप बीती है वो ये बता रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ, हम पर क्या दबाव बनाया गया। वो भले ही मोहन भागवत को लेकर हो, वो भले ही योगी आदित्यनाथ को लेकर हो। और ये जो पूरी लॉबी है, एक और चीज समझना दर्शकों की, इनकी दूरदर्शिता कितनी खतरनाक है। ये पहले भांपते हैं, ये समझ जाते हैं। वो चाहे आप पूरे के पूरे मामले 2002 के मामले में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पीछे एक पूरा गैंग पड़ा रहा पूरे देश में, वो चाहे पत्रकार हो, वो चाहे समाज सेवी हो, वो चाहे एक पॉलिटिकल वर्ग हो या ब्यूरोक्रेट्स का वर्ग हो, पूरी तरह से उनकी के साथ जो कुछ कर सकता था वो सब करने की कोशिश हुई। वैसे ही योगी आदित्यनाथ हो या मोहन भागवत, मैंने आपसे कहा ना कि वो इसीलिए क्योंकि वो दूरदर्शिता जिसको कहते हैं कि उनको पता है कि आने वाले समय में कुछ खतरे कौन हो सकते हैं। तो जो संघ के प्रमुख है आप उन्हीं को खत्म कर दो, पूरे के पूरे संस्थान की, कह ले पूरे के पूरे संघ की मोरल डाउन कर दो। एक और व्यक्ति जो भगवा ओढ़े, भगवा चोले में चलता है और दबंगी से चलता है, आप एक पूरे के पूरे समाज को ये मैसेज दे रहे हो कि इधर से कोई उठेगा तो देखो जी हम तो ऐसा कर देंगे। देखिए, ये डर की ही तो बात है। बीजेपी की सरकार ने जो केंद्र में, उसने किसको बैन किया? उसने पीएफआई को बैन किया। पीएफआई जिसका ये उद्देश्य था कि 2047 तक हमें भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक तरफ जो संघ है भाई, वो हिंदुत्व की बात करता है, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में जाकर भी मोहन भागवत जी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी देश की जो संस्कृति है, जो सनातन है, उसी से हमारा देश है। और ये कोई पहली बार तो उन्होंने कही नहीं है बात, ये पहले से ही कहते आ रहे हैं। बिल्कुल साफ था कि भाई अब देखिए हमें क्या करना है, और जो हमारे टारगेट हैं वो ये लोग हैं जो हिंदुत्व है, हमें हिंदुत्व को टारगेट करना है। ऐसे जो संगठन है आरएसएस जैसे, उनके चीफ को टारगेट, आरएसएस को बैन कर दो, आरएसएस बैन होना। अभी भी लोग कहते हैं हमारी सरकार है कि तो हम बैन करेंगे, हम बैन कर देंगे। कौन कहता है? अब आप ये समझो कि आज के दौर में जब आप उत्तर प्रदेश मॉडल की बात करते हो, योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ सरकार की बात करते हो, एक मॉडल जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री उस समय के दिया, माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी ने, बाद में वो दिल्ली आए, लोग अब इस देश में ये चर्चा करते हैं। लेकिन आप ये फर्ज करो कि उसी दौर में अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरह से ट्रैप कर लिया जाता तो क्या आपको एक बढ़िया नायक या राष्ट्र नेता मिल पाता? जो कुछ आप उत्तर प्रदेश में आज देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं योगी आदित्यनाथ के स्टाइल ऑफ वर्किंग को लेकर, लेकिन केवल अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो एक बगल में राज्य है बिहार भी, आप वहां की हालत देख लो और उत्तर प्रदेश की हालत देख लो तो आपको अपने आप अंतर दिख जाएगा। लेकिन वो जो दूरदर्शिता मैं कह रहा था राहुल भाई, लोगों को निपटाने की जो कला जो उस इकोसिस्टम के पास है, वो आज भी संघ और बीजेपी, मुझे लगता है कि अगले 50 साल 100 साल भी इस देश में रह लेंगे तो वो निपटाने की कला नहीं आ पाएगी इनको। क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है गुरु, कि जिसमें अच्छा ये आदमी आगे 10 साल पहले कुछ करेगा, इसको अभी के अभी। आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद 2008-9 में गए, उस समय क्या राजनीतिक हैसियत, पूर्वांचल के एक नेताजी, 2-4-10 सीटों पर प्रभाव देश में, लेकिन हिंदुत्ववादी चेहरा, बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा, इनको निशाने पर लिया। ये और मोहन भागवत इसलिए क्योंकि भविष्य में संघ ही कुछ कर सकता है, इसलिए उठाने की तैयारी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ देखिए, जब
सांसद बनके संसद में आए, पहले दिन से जो उनका अपने जो विचार हैं उनको रखने का जो तरीका था, उन्होंने दिखा दिया पूरे देश को कि देखिए संत पहले भी उनका मजाक उड़ाते थे लोग जब वो संसद में बोलते थे। कुछ लोग नेता ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, और कुछ हैं भी तो वो इस हालत में नहीं है कि वो उस तरीके से सक्रिय राजनीति में हो, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो एक चीज दिखाता है। और वही देखिए प्रकाश भाई, जो मैंने पहले बताया आपको, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी से ऊपर हिंदुत्व की बात की है पहले दिन से। जब से वो देखिए, जब वो मठ के पीठाधीश्वर थे तब भी, उसके बाद भी जब वो सक्रिय राजनीति में आए, वो सांसद बने। और देखिए योगी आदित्यनाथ आज भी यही कहते हैं, ये परिवारवादी लोग हैं। जब इन्हें मौका मिलता है, जब ये सत्ता में आते हैं, ये क्या करते हैं? ये केवल अपने परिवार के कल्याण से अलावा कुछ नहीं सोच सकते। आज आप देखिए भारत की स्थिति क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कहां है, लेकिन हमारे देश के नेता विपक्ष ये कहते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है मृत अर्थव्यवस्था है। खुद का 5 करोड़ 2019 में 8 करोड़ हो गया है 2024 में, लेकिन डेड बड़े समझदार लोग हैं कि बर्बाद होती इकोनॉमी में पैसा झोंके जा रहे हैं, बड़े बढ़िया निवेशक हैं। तो मैं आपको महबूब मुजफ्फर की उस बाइट के साथ छोड़े जा रहा हूं, जो एटीएस का अधिकारी था, जिसको ये काम सौंपा गया कि जाके नागपुर से मोहन भागवत को उठा लो। पैसा दिया गया, महाराष्ट्र एटीएस की टीम दी गई 10-12 लोगों की, और सीक्रेट फंड से पैसा दिया गया। सीक्रेट फंड यानी कि उस पैसे का कहीं कोई हिसाब, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं होता है। इतना सब कुछ दिया गया और काम ये दिया गया कि जाओ उठा लो। क्यों? क्योंकि देश में ये स्थापित करना था कि सेफ्रन टेरर यानी भगवा टेरर भी होता है। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरा इंचार्ज, मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था। और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये जो ये था ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके? नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है, और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे ये एटीएस के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में, या रामजी कल संग्रह, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को।